एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया या और है ना, इसके पहले मैं थोड़ा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में भी बता देती हूँ। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन दोनों के बीच का डिफ्रेंशिएशन कैसे किया और उनमें ग्राम क्यों लगाया इनके नाम में। तो ये हमने डिफ्रेंशिएशन किसके बेसिस पे किया है? ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे। अब ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे किया है तो इससे क्या होता है, हम बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन किसके बेसिस पे? ग्राम स्टेनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इसको किसने डेवलप किया था? हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। किसने डेवलप किया था? हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने इसको है ना कब डेवलप किया था? 1814 में डेवलप किया था। किसके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए? न्यूमोकोकाई और क्लैप्सिला न्यूमोनिया के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये वाली जो मेथड थी डेवलप की गई। इससे हमें ना दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब जो ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस है वो ऐसी होती है कि है ना, हम पहले बैक्टीरिया को है ना क्या करेंगे, क्रिस्टल वॉलेट से स्टेन करेंगे। क्रिस्टल वॉलेट क्या होता है? जो अल्कोहल में प्रिपेयर हो उससे अपन स्टेन करेंगे। उसके बाद अपन पानी से धोएंगे या रिंस करेंगे। उसके बाद आयोडीन से स्टेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको सारे बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर के दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अपन उनको डी स्टेन करेंगे। डी स्टेन किससे करेंगे? इथाइल अल्कोहल से या एसीटोन से। फिर अगर जिन बैक्टीरिया में पर्पल कलर अभी भी दिख रहा है वो क्या होगा? जिन बैक्टीरिया के अंदर अभी भी पर्पल कलर दिख रहा है वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिनमें कलरलेस हैं वो होंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो पहले क्रिस्टल वॉयलेट, देन वाटर, देन आयोडीन, देन अगर बैक्टीरियल सेल्स जो पर्पल दिख रही हैं, फिर है ना सारी बैक्टीरियल सेल्स पर्पल दिख रही है, फिर हमको डी स्टेन करेंगे इथाइल अल्कोहल से। फिर जो सेल्स या जो बैक्टीरियल की सेल्स अभी भी हमको पर्पल दिख रही हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और वहीं जो हमको नहीं दिख रही, कलरलेस दिख रही है, वो होंगी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब इनके बीच का डिफ्रेंशिएशन है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो है ना पर्पल ब्लू कलर की दिखेगी, और ग्राम नेगेटिव पिंक रेड कलर की दिखेगी। इनकी सेल वॉल ज़्यादा थिक रहेगी, इधर थिन रहेगी, इधर पेप्टिडोग्लाइकन दोनों में प्रेजेंट है। पर जो पॉजिटिव है इसमें टिकोइक एसिड या लिपोटिकोइक एसिड भी प्रेजेंट रहेगा। इधर लिपोपॉलीसैकेराइड या लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे। इधर पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर थिक रहेगी, इधर थिन रहेगी, इधर टिकोइक एसिड प्रेजेंट रहेगा, इधर एब्सेंट रहेगा। इधर पॉलीसैकेराइड एब्सेंट रहेगा, इधर प्रेजेंट रहेगा, मतलब ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट रहेगा, ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट रहेगा, और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद लिपिड कंटेंट जो है इधर कम रहेगा या एब्सेंट रहेगा, इधर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मोटिलिटी है तो इधर नॉन मोटाइल होंगे और ये मोटाइल होंगे। ग्राम नेगेटिव मोटाइल होंगे और ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल रहेंगे। मतलब अगर नॉन मोटाइल, अगर वो चल फिर नहीं सकते तो उनमें फ्लैजिला एब्सेंट है और इधर फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इधर लो रहेगा, उधर हाई रहेगा, और मीसोसोम्स इधर प्रेजेंट रहेंगे, इधर एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अब अपन मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें क्या होगा? मेन तो इसमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें हेरिडिटरी मटेरियल का भी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब इसमें 3 प्रोसेसेस होती है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। जो कॉन्जुगेशन है ये नॉर्मली नेचर में होती है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन है ये मेनली लेबोरेटरी में होती है। क्यों? क्योंकि इनमें एजेंट लगता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में एजेंट मोस्टली वायरस लगता है, और ट्रांसडक्शन में तो एजेंट होता ही बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, अब जो कॉन्जुगेशन है उसकी स्टडी किसने की थी? लेडरबर्ग और टैटम ने। याद रखना, लेडरबर्ग और टैटम ने इनकी स्टडी की थी। किसमें की थी? इकोलाई में। किसमें की थी? इकोलाई में। ठीक है, इन्होंने बताया था कि 2 टाइप के सेल होते हैं, मेल सेल और फीमेल सेल। मेल सेल जो होता है वो डोनर सेल रहता है क्योंकि उनमें सेक्स फैक्टर प्रेजेंट रहता है। सेक्स फैक्टर प्रेजेंट रहता है तो वो F+ से उसको डोनेट करेंगे, और या तो अपन सेक्स फैक्टर को सेक्स प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं। जो मेल सेल रहता है वो डोनर सेल रहता है, उनके पास स्पेशल काइंड ऑफ सेक्स पिलाई प्रेजेंट रहता है उनकी बॉडी के सरफेस पे। क्यों प्रेजेंट रहता है? जिससे वो फीमेल सेल से अटैच हो सके। ठीक है,
अब जो ये पिलाए रहते हैं वो किसके एक्सटेंशन रहते हैं? सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन रहते हैं, सेल वॉल के बाहर तक रहते हैं, थ्रू द सेल वॉल तक। ठीक, इसके बाद जो फीमेल सेल रहता है उसको रेसिपिएंट सेल बोलेंगे, क्योंकि ना तो उसमें है ना सेक्स पिलाया है, क्योंकि उसको तो अटैच नहीं होना है। ठीक है, और उसमें सेक्स फैक्टर भी एब्सेंट रहता है, तो इसलिए उसको F- से डोनेट करेंगे। ठीक है, अब ओवरऑल हमने इनका स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब अपन को क्या पढ़ना है? कॉन्जुगेशन का प्रोसेस। कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में क्या है कि जो पहले तो है ना दोनों बैक्टीरियम पेयर में आएंगे, साथ में आएंगे। उसके बाद थ्रू जो डोनर सेल्स या मेल सेल्स है वो है ना अपने सेक्स पिलाए के थ्रू किससे अटैच होंगे? फीमेल सेल से या रेसिपिएंट सेल से। जो डोनर सेल है वो अटैच होगा रेसिपिएंट सेल से या फीमेल सेल से, फीमेल बैक्टीरियल सेल से। ठीक है, उसके बाद अब दोनों अटैच हो गए, दोनों साथ में आ गए। ठीक है, अटैच हो गए। उसके बाद वो एक फॉर्मेशन करेंगे किसका? कॉन्जुगेशन ट्यूब का, क्योंकि कॉन्जुगेशन की प्रोसेस है तो कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, या अपन बोल सकते हैं एक ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि उनका जो मटेरियल है वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है? कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसके बाद ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? अब इस ट्यूब के थ्रू डीएनए का स्ट्रैंड या जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का स्ट्रैंड है वो डोनर स्ट्रैंड से पास होगा किसमें? रेसिपिएंट सेल में। डोनर सेल से पास होगा रेसिपिएंट सेल में। इस प्रोसेस को ही बोलेंगे कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब एफ फैक्टर अब जो एफ फैक्टर है, जो सर्कुलर डीएनए है, ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक ऑटोनॉमस और एक इंटीग्रेटेड। ऑटोनॉमस में जो एफ फैक्टर है वो रेप्लिकेशन जो करेगा वो इंडिपेंडेंटली करेगा, और इंटीग्रेटेड में क्या होगा? जो एफ फैक्टर है वो किससे इंटीग्रेट हो जाएगा? होस्ट सेल से इंटीग्रेट हो जाएगा और फिर रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, ऑटोनॉमस में जो एफ फैक्टर है वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करेगा, और इंटीग्रेटेड में क्या होगा? वो इंटीग्रेट हो जाएगा होस्ट क्रोमोसोम के साथ, फिर रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, फिर जो सेल्स में ये वाले क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे उनको बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, उनको बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, याद रखना। मतलब जब इंटीग्रेट करेंगे और फिर होस्ट क्रोमोसोम और फिर रेप्लिकेट करेगा, फिर वही वाले सेल्स में जिनमें ये वाला टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट होगा। ठीक है, अब ये डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डोनर सेल्स में क्या होते हैं मैंने बताया था, इनमें ना ऐसे पिलाए टाइप का रहता है फॉर्मेशन। ठीक है, थ्रू विच ये किससे अटैच होते हैं? ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना रही हूँ, अब इसे समझ जाना। ये होते हैं सेक्स पिलाए। ठीक, अब ये जैसे पास में आएंगे, दोनों पेयर में आएंगे, फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, अब इनके थ्रू इनका डीएनए का स्ट्रैंड ट्रांसफ़र होगा या जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफ़र हुआ। अब इसके आगे की प्रोसेस देखते हैं। अब जब ये इंटीग्रेटेड स्टेट होता है, जब डीएनए का एक स्ट्रैंड ट्रांसफ़र होता है किसमें? रेसिपिएंट सेल में। ठीक है, क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, तो दो स्ट्रैंड्स है, तो एक स्ट्रैंड ट्रांसफ़र होगा डीएनए का किसमें? रेसिपिएंट सेल में। अब जब एक स्ट्रैंड और एक जो दो स्ट्रैंड है उसमें से आउटर वाला स्ट्रैंड जो होगा वो ट्रांसफ़र होगा रेसिपिएंट सेल में, किसके थ्रू? कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड ट्रांसफ़र होगा आउटर वाला स्ट्रैंड किसमें? डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में, किसके थ्रू? कॉन्जुगेशन के थ्रू। अब जो एक स्ट्रैंड रहेगा डीएनए का वो किस में रहेगा? वो डोनर सेल में ही रहेगा, और एक रेसिपिएंट सेल के अंदर। ठीक है, अब वो दोनों स्ट्रैंड्स जो एक फीमेल सेल के अंदर है और एक मेल सेल के अंदर है, वो दोनों कैसे फंक्शन करेंगे? एज अ टेम्पलेट फंक्शन करेंगे, और अब है ना खुद ही है ना किसका सिंथेसाइज करेंगे? अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का। ठीक है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करेंगे किस प्रोसेस के थ्रू? रेप्लिकेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो जिससे एक फैक्टर ट्रांसफ़र हो गया, दस वन एफ फैक्टर इज ट्रांसफर्ड इन एफ माइनस सेल एंड एफ माइनस सेल पार्शली बिकम्स डिप्लॉयड। अब है ना फिर वो ट्रांसफ़र हो गया, फिर वो रेप्लिकेशन करेगा, अब उसमें वो डिप्लॉयड हो जाएगा, डिप्लॉयड कंडीशन आ जाएगी। फिर डिप्लॉयड कंडीशन थोड़ी देर के लिए रहेगी, क्योंकि वो एक सेगमेंट जो है क्रोमोसोम का
रिलीजेस द क्रोमोसोमल सेगमेंट, फिर वो क्या करता है, एक जो है क्रोमोसोम का सेगमेंट वो रिलीज़ कर देता है, ठीक है, और फिर वापस वो हैप्लॉइड बन जाता है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है कि क्या है कि वो पहले मेल और फीमेल सेल पेयर में आएंगे, फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा जिसमें से वो डबल स्ट्रैंडेड रहते हैं, तो उनका एक स्ट्रैंड ट्रांसफ़र होगा फीमेल सेल के अंदर, एक खुद के अंदर रहेगा, फिर वो दोनों टेम्पलेट जैसा काम करते हैं और अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है बस। और फिर वो डिप्लॉइड स्टेट आती है, फिर डिप्लॉइड बन जाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए रहता है डिप्लॉइड फेज, उसके बाद वो है ना क्या करते हैं, क्रोमोसोम का एक सेगमेंट रिलीज़ कर देते हैं और फिर वापस वो हैप्लॉइड बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इज द ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम वन बैक्टीरियल टू अनदर। डीएनए का नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, ये ज़्यादातर लेबोरेटरी में ही होता है। ये किसने डिस्कवर किया था, ये इंपॉर्टेंट है, किसने इसका डिस्कवर किसने किया था, ग्रिफिथ ने। किसने किया था, ग्रिफिथ ने, ठीक है। ग्रिफिथ ने किया था, कब किया था, 1928 में, ठीक है। उन्होंने देखा था कि हीट किल्ड वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस निमोनिया could transfer their characteristics of its strain to non-virulent strain of living bacteria of pneumococcus pneumoniae, ठीक है। इन्होंने देखा था जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होना देखा था, किसमें, फ्रॉम डेड बैक्टीरिया टू लिविंग बैक्टीरिया, मरे हुए से जिंदा में है ना ट्रांसफ़र हुआ है जेनेटिक मटेरियल का, और जो नॉन वायरुलेंट थे वो वायरुलेंट बन गए थे, ठीक है, जो नॉन वायरुलेंट थे वो वायरुलेंट बन गए थे। अब है ना इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने ना क्या 2 स्ट्रेन्स की थी डिप्लोकोकस न्यूमोनिया की, एक वायरुलेंट स्ट्रेन और एक ए वायरुलेंट स्ट्रेन। ए वायरुलेंट को S3 से स्ट्रेन से डिनोट किया और है ना ए वायरुलेंट को R2 से, ठीक। उसके बाद जो वायरुलेंट स्ट्रेन और S3 स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग न्यूमोनिया डिसीज़, जो वायरुलेंट थे वो कॉज करते थे न्यूमोनिया डिसीज़ जो और वो कैप्सूल से कवर्ड भी रहते थे, मतलब सेल वॉल के आगे उनके कैप्सूल भी होता था जो किससे बना होता था, पॉलीसेकेराइड, और वो स्मूथ वॉल्ड भी होते थे। और ए वायरुलेंट थे ये ना डिसीज़ कॉज नहीं करते थे और इनके पास कोई कैप्सूल भी नहीं था, उनकी सेल वॉल जो थी वो रफ थी, ठीक है। अब क्या किया ग्रिफिथ ने ना जो दोनों स्ट्रेन थे बैक्टीरिया को, उनको है ना माइस, एक चूहे के बॉडी के अंदर डाला, इंजेक्ट किया। तो ग्रिफिथ ने जब वायरुलेंट वाला स्ट्रेन माइस में डाला तो उन्होंने देखा कि माइस को न्यूमोनिया हो गया है और वो मर गया है, ठीक है। तो वो सच स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड वायरुलेंट, ठीक है। फिर उसने ना ए वायरुलेंट स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया को माइस में डाला तो उसने देखा कि ये कोई इसको न्यूमोनिया भी नहीं हुआ है भाई और ये सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। फिर उसने हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया और उसने वो वाला फिर माइस में डाला, हीट से उसके अंदर के जो भी थे बैक्टीरिया के अंदर जो भी वायरस पैदा करने वाली चीज़ें थी वो सब ख़त्म हो गई। फिर उसने वो वाला बैक्टीरिया माइस के अंदर फिर इंजेक्ट किया, फिर उसने देखा कि अब तो ये ज़िंदा है, इसको कोई न्यूमोनिया नहीं हुआ है भाई, क्योंकि हीट से वो अंदर के जितने भी चीज़ें थी वो सब ख़त्म हो चुकी थी उसके अंदर। फिर है ना उसने है ना क्या किया, ही टुक ए वायरुलेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड मिक्सड विथ इट हीट फॉर्म ऑफ S3 टाइप, देन इंजेक्टेड द मिक्सचर इन द माइस। फिर उसने है ना क्या किया, हीटेड वाला वायरुलेंट वाला और हीटेड वायरुलेंट लिया और नॉन वायरुलेंट लिया। तो उसने फिर ये इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो फिर भी न्यूमोनिया उसको हो गया और वो मर गया। फिर है ना जब उसने फ्रॉम द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड माइस, फिर जब उसने ब्लड देखा इन माइस का तो उसने देखा कि जो है ना क्या था कि उसमें है ना वायरुलेंट बैक्टीरिया थे। अब भाई जब उसने वायरुलेंट को हीट किल करके और जो नॉन वायरुलेंट थे उन दोनों का मिक्सर उसमें डाला तो उसमें है ना न्यूमोनिया कैसे निकल गया, तो वो उस चीज़ को देख के शॉक हो गया। तो उसने ये किया, आखिरी में कंक्लूजन ये निकाला कि है ना जो उनमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो गया,
ठीक है। तो उसने अबव ऑब्जर्वेशन में ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड किया कि समथिंग फ्रॉम द डेड वायरुलेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया वाज ट्रांसफर्ड टू लिविंग। उसने ये है ना कंक्लूड किया कि डेड वायरुलेंट में से है ना कुछ लिव जो भी बैक्टीरिया है वो किस में ट्रांसफ़र हो गया है, लिविंग में। ठीक है, डेड वायरुलेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया में से कुछ ट्रांसफ़र हुआ है लिविंग ए वायरुलेंट टाइप में, और ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू S3 टाइप, और उनमें से कुछ ट्रांसफ़र हुआ है किसी चीज़ का, और जिससे क्या हुआ है, जो ए वायरुलेंट टाइप के बैक्टीरिया थे वो वायरुलेंट टाइप के बन गया है। इस फिनोमेना को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस क्या हुआ कि पहले वापस से सुनो, क्या हुआ, जो ग्रिफिथ थे उन्होंने है ना पहले वायरुलेंट वाले बैक्टीरिया को माइस में डाला, तो उन्होंने देखा कि है ना जो माइस है उसको निमोनिया हो गया और वो मर गया। फिर उसने ए वायरुलेंट वाले को डाला, फिर उसने ये देखा कि जो माइस है वो तो मरा नहीं और ना ही उसको निमोनिया हुआ है। उसके बाद उसने क्या किया, हीटेड वायरुलेंट को डाला माइस में। हीट से क्या हुआ, उसके अंदर के जैसे पार्ट्स से जिससे बीमारियां हो रही थी वो मर गई। ठीक है, तो उससे फिर माइस को कुछ निमोनिया नहीं हुआ, ना ही उसको कोई बीमारी हुआ, ना ही वो मरा। उसके बाद उसने हीट वाले वायरुलेंट बैक्टीरिया और नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया दोनों को मिक्स करके माइस के अंदर डाला, तो फिर माइस को निमोनिया हो गया, वो मर गया। फिर उसका जो ब्लड था उसको निकाला, उसमें देखा कि इसमें तो है ना S3 टाइप के कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं, मतलब वायरुलेंट वाले टाइप के कैरेक्टर शो हो रहे हैं। तो उसने बोला ऐसा कैसे, कि जब मैंने ना वो हीटेड वाला डाला नॉन वायरुलेंट, फिर तो उसके अंदर के सारे चीज़ें जो थी जिससे डिसीज़ कॉज हो रही थी वो तो मर गई। फिर है ना नॉन वायरुलेंट कैसे है ना नॉन वायरुलेंट से कैसे ये मर गए। तो फिर है ना उन्होंने देखा तो उसमें है ना वायरुलेंट वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट थे उनके ब्लड में। तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो नॉन वायरुलेंट थे, नहीं जो वायरुलेंट बैक्टीरिया था, जो डेड वाले वायरुलेंट बैक्टीरिया थे, उनमें से कुछ चीज़ ट्रांसफ़र हुई है लिविंग नॉन वायरुलेंट में। क्या, जो हीट किल्ड वाले जो वायरुलेंट थे उनमें से कुछ चीज़ ट्रांसफ़र हुई है लिविंग ए वायरुलेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया में। तो इस फिनोमेना को उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कहा है, जो ग्रिफिथ ने निकाला था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसडक्शन किसने डिस्कवर की थी, जिंडर और लेडरबर्ग ने। किसका, 1952 में, इन सल्मोनेला टाइफियम में डिस्कवर किया था। इन्होंने देखा कि बैक्टीरियोफेज के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ जेनेटिक माइग्रेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर टेक्स प्लेस थ्रू द एजेंसी ऑफ बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है, उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसडक्शन। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। ट्रांसडक्शन में क्या है, जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरियल सेल की वॉल पे अटैच होगा। ठीक है, फिर है ना वो कुछ लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करेगा जिससे उसकी सेल वॉल जो होगी वो परफोरेट हो जाएगी, थोड़ी टूट जाएगी। फिर जिसके थ्रू वो अपना डीएनए है उसके अंदर रिलीज़ करेगा। ठीक है, अब जब क्या होता है, चलो स्टेप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल एंड गेट अटैच टू द सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल से अटैच हो गया, फिर वो है ना कुछ लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करेगा जिसके थ्रू होल हो जाएगा सेल वॉल में। फिर है ना वो अपना बैक्टीरियोफेज है वो अपना डीएनए सिक्रीट करेगा और है ना वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, फिर है ना जो डीएनए है बैक्टीरियोफेज का वो क्या सिंथेसाइज करेगा, एक रिप्रेसर प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन सिक्रीट करेगा, मतलब सिंथेसाइज करेगा किसमें, बैक्टीरियल सेल के अंदर। फिर ये क्या करेगा, द सिंथेसाइज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फेज मॉलिक्यूल। फिर ये जो क्या है, ये जो प्रोटीन है ना रिप्रेसर प्रोटीन, ये है ना इनहिबिट करेगा, क्या इनहिबिट करेगा,
ऐसे मटेरियल का सिंथेसाइज जो रिक्वायर्ड फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फेज मॉलिक्यूल्स, जो किसके लिए रिक्वायर है, किसके लिए रिक्वायरमेंट में, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फेज मॉलिक्यूल्स के लिए इनिबिट करेगा, मतलब शुरू करेगा, ठीक है, उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन्स या जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है उसके लिए। फिर 10 DNA ऑफ बैक्टीरियोफेज अवेलेबल इनसाइड द बैक्टीरियल सेल एज अ DNA फ्रैगमेंट। जो DNA है बैक्टीरियोफेज का वो कैसे अब मिलेगा हमको, बैक्टीरियल सेल एज अ DNA फ्रैगमेंट के रूप में, ठीक है। फिर ये इनकी लाइफ साइकिल के बेसिस पे 2 टाइप की साइकिल है, एक लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या है, ये क्या इन्वॉल्व करता है, इसमें रेप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए मॉलिक्यूल, फेज डीएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन। फिर जो डीएनए स्ट्रैंड है वो है ना सिंथेसाइज करेगी प्रोटीन, जो है ना किसके आसपास कलेक्ट हो जाएगी, विच इज़ कलेक्टेड अराउंड इट टू फॉर्म है, और वो किसके अराउंड फॉर्म हो जाएगा, एक नए बैक्टीरियोफेजेस आएंगे उसके आसपास है ना प्रोटीन इकट्ठा हो जाएगा, और फिर है ना बहुत सारे डीएनए के सेगमेंट्स बनेंगे इस साइकिल के दौरान, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, और जिसका क्या रिजल्ट है, बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। फिर क्या होगा, जैसे ही बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे फिर लाइसिस होगा और सेल वॉल के थ्रू सारे बैक्टीरियोफेजेस रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या है, इसमें इंटीग्रेशन होगा फेज डीएनए का, किससे, बैक्टीरियल सेल से, फेज डीएनए का विद बैक्टीरियल डीएनए टू फॉर्म प्रोफेज। किसका इंटीग्रेशन होगा, फेज डीएनए का बैक्टीरियल के डीएनए से इंटीग्रेशन होगा, क्या बनाने के लिए, प्रोफेज बनाने के लिए। और जो बैक्टीरियम जिसमें प्रोफेज होता है उनको लाइसोजेनिक बैक्टीरियम कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस and the process by which phase DNA get attached with bacterial DNA is called lysogeny। क्या, और ऐसी प्रोसेस जिनमें फेज डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए से अटैच हो जाए उसको लाइसोजेनी कहते हैं। यहाँ आपका रिप्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और आपको है ना फिर आपको नई अपडेट्स मिलती रहेगी जैसे जैसे मैं नए वीडियोज़ बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।